बराबर RT होता है। तो वैन डर वाल्स ने वास्तविक गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT में कुल 2 संशोधन किए थे। वो कौन कौन से संशोधन थे? पहला संशोधन था अणुओं का अशून्य आकार, जिसको हम आयतन संशोधन भी बोलते हैं। आयतन संशोधन। और दूसरा क्या था? अंतरा अणुक बल। अंतरा अणुक बल, जिसको हम दाब संशोधन भी कहते हैं। दाब संशोधन। तो वैन डर वाल्स ने वास्तविक गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT में 2 संशोधन किए थे। पहला क्या था? आयतन संशोधन, और दूसरा क्या था? दाब संशोधन। अब उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आदर्श और वास्तविक गैसें होती क्या हैं। तो सबसे पहले आदर्श गैस की परिभाषा देखेंगे। क्या? कि किसी गैस के दाब, आयतन तथा ताप, इन तीनों में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, जो क्या होता है? PV बराबर RT। वास्तविक गैस क्या होती हैं, या वास्तविक गैस समीकरण क्या होता है? एक आदर्श गैस की परिभाषा ये भी है। क्या? वे गैसें जो बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन नहीं करती हैं, आदर्श गैसें कहलाती हैं। और वास्तविक गैस की परिभाषा इसकी उल्टी है। क्या? वे गैसें जो सामान्य प्रकृति की तो होती हैं, परंतु वे बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन नहीं करती हैं, वास्तविक गैसें कहलाती हैं। बायल और चार्ल्स के नियम क्या होते हैं? मैंने इससे पहले आदर्श गैस समीकरण का डेरिवेशन कराया था, उस वाली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है, आप लोग वहाँ से जाके उसको पढ़ लेना। बायल और चार्ल्स के नियम क्या होते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम वैन डर वाल्स के संशोधन पढ़ रहे हैं। वैन डर वाल्स ने 2 संशोधन दिए थे आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT में। पहला था आयतन संशोधन और दूसरा था दाब संशोधन। तो सबसे पहले हम आयतन संशोधन या अणुओं का अशून्य आकार, ये क्या होता है, ये देखेंगे। तो देखो, जो आदर्श गैस समीकरण है उसमें क्या कहा गया था? आदर्श गैस समीकरण में ये बोला गया था कि जो अणुओं का आकार होता है वो इतना सूक्ष्म होता है कि उसको हम नगण्य मान सकते हैं या शून्य मान सकते हैं। लेकिन वास्तविक गैसों में गैस के अणुओं को नगण्य नहीं माना जाता है। वास्तविक गैसों में ऐसा माना जाता है कि जो गैस के अणु होते हैं वो गैस के संपूर्ण आयतन के कुछ भाग में गैस के अणु होते हैं।
जबकि आदर्श गैस में या आदर्श गैस समीकरण में ये कहा गया था कि किसी गैस का जो आयतन होता है उसमें जो अणुओं का स्थान होता है वो नगण्य होता है, अर्थात अगर इसका आयतन V है तो आयतन V ही होगा। लेकिन वास्तविक गैसों में क्या बोला गया था कि ऐसा नहीं होता है, अणुओं का कुछ न कुछ आकार होता है और वो आकार गैस के कुल आयतन से घटाने पर हमें शेष आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों समीकरणों में आकार को लेके क्या क्या बताया गया था ये हमने बताया है। अब नंबर 1 हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, आयतन संशोधन या अणुओं का अशून्य आकार। तो देखो क्या लिखेंगे, आदर्श गैस के अणुओं का आकार अति सूक्ष्म माना जाता है, जबकि वास्तविक गैसों के लिए यह सत्य नहीं है। अभी हमने बताया वास्तविक गैसों में गैस के आयतन का कुछ भाग गैस के अणुओं द्वारा घेर लिया जाता है। जैसा कि हमने अभी बताया था, मान लिया हमारे पास कोई एक पात्र है, ये इसका आयतन V है, ये है आदर्श गैस के लिए और ये है वास्तविक गैस के लिए। तो आदर्श गैस में ये कहा गया कि जो मान लिया हमारे पास एक पात्र है, इसका आयतन V है, तो इसके अनुसार चूँकि अणुओं का आकार नगण्य माना गया है इसमें, तो अगर हम कुल आयतन की बात करें तो वो V होगा। लेकिन वास्तविक गैसों के लिए क्या कहा गया है कि नहीं, ये गलत है। गैस के कुल आयतन में से कुछ आयतन गैस के अणुओं द्वारा घेर लिया जाता है। तो शेष बचा आयतन कितना होगा, हमने माना इसका आयतन V है और अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन स्मॉल v है। तो अब शेष आयतन कितना बचा, इतना बचा। पूरे से अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन भी हमने घटा दिया, तो अब ये शेष आयतन हमको प्राप्त हो गया। तो वास्तविक गैसों में ये कहा गया कि गैस के आयतन का कुछ भाग गैस के अणुओं द्वारा घेर लिया जाता है, अतः गैस का प्रभावी आयतन अर्थात वह स्थान जो अणुओं को गति करने के लिए उपलब्ध है, वह बर्तन के आयतन अर्थात V से कुछ कम V माइनस B होता है, जहाँ स्मॉल b एक नियतांक है। तो वैन डर वाल्स ने जो आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT है, इसमें उन्होंने ये कहा कि जो V है, V के स्थान पर V माइनस B होना चाहिए। V के स्थान पर V माइनस B होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे आयतन में क्या संशोधन दिया था ये लिख लिया। अब दूसरा संशोधन क्या है, दाब का संशोधन। तो आयतन का संशोधन देने के बाद हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हुआ वो क्या था, P डॉट V माइनस B बराबर RT। तो हम आयतन का संशोधन क्या है ये हमने पढ़ लिया।
अब हम पढ़ेंगे दाब का संशोधन। आयतन में संशोधन करने के बाद हमें ये समीकरण मिला। अब हम नंबर 2 पे आते हैं, अंतरा अणुक बल या दाब संशोधन। मतलब इस P के स्थान पे क्या होना चाहिए, ये वान डर वाल्स ने बताया। क्या बताया ये देखो। तो नंबर 2 है अंतरा अणुक बल। तो भाषा लिखेंगे थोड़ी। आदर्श गैस के लिए गैसों के अणु एक दूसरे पर कोई बल आरोपित नहीं करते हैं। ये आदर्श गैस में बताया गया था। क्या? आदर्श गैस में जो उसके अणु होते हैं वो एक दूसरे पर कोई बल आरोपित नहीं करते हैं, जबकि वास्तविक गैसों के अणु एक दूसरे के बीच आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं, या वास्तविक गैसों के अणुओं के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल कार्य करता है। इस बल के प्रभाववश अणु बर्तन की दीवार पर उतना बल आरोपित नहीं कर पाते हैं जितना वह अंतरा अणुक बल की अनुपस्थिति में करते हैं। अब इस पॉइंट को समझेंगे। हमने मान लिया इसमें कोई गैस भरी है जिसका आयतन V है। हमने मान लिया कोई गैस का अणु ये यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है, छठा यहाँ पे है। तो आदर्श गैस समीकरण में ये बताया गया था कि जो अणु होते हैं वो उनके बीच आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, परंतु वास्तविक गैसों में ये बताया गया कि अगर हमारे पास कोई एक ये वाला अणु है तो उसके बगल वाला अणु इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे ही इसके बगल वाला ये अपनी तरफ खींचेगा, इसके बगल वाला ये अपनी तरफ खींचेगा, इसके बगल वाला ये अपनी तरफ खींचेगा और इसके बगल वाला ये अपनी तरफ खींचेगा। तो साम्यावस्था में अगर हम इस वाले अणु पे लगने वाला नेट बल पूछें तो वो कितना होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से समान बल लग रहा है, इसलिए नेट बल जीरो हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक अणु है जो बर्तन की दीवार के नज़दीक है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा? एक अणु ये यहाँ पे है तो इसके बगल में कोई एक अणु यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो क्या होगा? ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। चूँकि यहाँ पे दीवार है, इसके इधर तो कोई अणु होंगे नहीं, इधर ही होंगे। तो यही वाला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। क्या? कि इस बल के प्रभाववश अणु बर्तन की दीवार पर उतना बल आरोपित नहीं कर पाते हैं जितना वह अंतरा अणुक बल की अनुपस्थिति में करते हैं। कहने का मतलब ये है, इस वाली कंडीशन में चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, इस वाली कंडीशन में सिर्फ फोर्स एक साइड से लग रहा है, इधर से। इधर तो कोई अणु है नहीं, तो इसकी तुलना में ये वाला अणु दीवार पे उतना बल आरोपित नहीं कर पाता है जितना कि यहाँ करता है। क्यों? क्योंकि इसके एक ही साइड के अणु हैं, इधर तो है नहीं अणु। अगर इधर भी होते तो बल ज़्यादा होता।
तो यही वाला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है क्या, कि उतना बल आरोपित नहीं कर पाते हैं जितना वह अंतराणुक बल की अनुपस्थिति में करते हैं। इस कारण गैस का प्रेक्षित दाब आदर्श दाब से कुछ कम होता है। तो जो प्रेक्षित दाब होता है वो आदर्श दाब के कुछ कम होता है। यही दाब में होने वाली यह कमी नेट बल तथा बर्तन की दीवार से टकराने वाले प्रति सेकंड अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब जो प्रेक्षित दाब में कमी आ रही है वो कमी नेट बल तथा प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेक्षित दाब होगा वो निर्भर करेगा किस पे, नेट बल पे नेट बल गुणे प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या। टकराने वाले मतलब बर्तन की दीवार से टकराने वाले, प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या। यानी जो प्रेक्षित दाब होगा, अगर हम मान लेते हैं प्रेक्षित दाब बीटा है, तो जो बीटा होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, नेट बल तथा बर्तन की दीवार से टकराने वाले अणुओं की कुल संख्या पर। अब इसके नीचे एक लाइन और लिखेंगे, परंतु ये दोनों कारक, कौन कौन से कारक, नेट बल और प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या, परंतु ये दोनों कारक घनत्व पर निर्भर करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो बीटा होगा तो इन दोनों चीज़ों के स्थान पे, नेट बल के स्थान पे और प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या के स्थान पे हम घनत्व लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस पर निर्भर करता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो बीटा होगा वो अनुकमानुपाती होगा घनत्व स्क्वायर के, घनत्व गुणे घनत्व, घनत्व स्क्वायर। इतना हम यहाँ से कह सकते हैं। अब देखो, एक परिभाषा होती है, एक फॉर्मूला होता है घनत्व व्युत्क्रमानुपाती 1/आयतन। तो यहाँ से ये फार्मूला होता है घनत्व अनुगमानुपाती 1/आयतन। या हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि घनत्व और आयतन का जो गुणनफल होता है वो नियत होता है। इसके गुणा कर देंगे तो आएगा घनत्व गुणे आयतन बराबर नियतांक। यानी घनत्व और आयतन का जो गुणनफल होता है वो प्रत्येक दशा में नियत होता है। तो चूँकि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो यहाँ पे घनत्व के स्थान पे हम 1/आयतन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दो, तो बीटा इज
व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा, चूँकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए आयतन का स्क्वायर कर देंगे। इतना क्लियर है? अब समझो, हमने गैस का आयतन कितना माना था? यहाँ पे देखो V माना था, और दाब कितना माना था? P माना था। चूँकि ये आदर्श गैस समीकरण है इसलिए इसमें दाब P और आयतन V माना गया है। तो हम यहाँ पे आयतन की जगह V लिख सकते हैं। आयतन की जगह हमने V ले लिया तो V स्क्वायर हो गया, यानी बीटा अनुकमानुपाती V स्क्वायर, सॉरी V स्क्वायर। सॉरी, अनुकमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होगा क्योंकि 1/में है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बीटा जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा V स्क्वायर के। अब हम जानते हैं जब अनुकमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर के साथ एक नियतांक लगाते हैं। तो हम यहाँ पे एक नियतांक ले लेंगे स्मॉल a। तो बीटा बराबर नियतांक लेंगे तो ऊपर जाएगा वो, यानी कि a/v स्क्वायर इतना आ जाएगा। नीचे लिख लेंगे जहाँ स्मॉल a एक नियतांक है, तो हमारे पास बीटा का मान कितना प्राप्त हो गया? बीटा बराबर a/v स्क्वायर। इतना हमें बीटा का मान पता चल गया। यानी कि वान डर वाल्स के अनुसार जो दाब P है उस P के स्थान पर P + a/v स्क्वायर इतना होना चाहिए। तो इसको रख दो यहाँ पे। तो इतना समीकरण हमें पहले प्राप्त हो चुका था। अब हम P की जगह कितना लेंगे? P + 1/v स्क्वायर। तो ले लो, तो P के स्थान पर P + a/v स्क्वायर, v - P बराबर RT। यही हमारा वान डर वाल्स का आदर्श समीकरण का संशोधित रूप है। नीचे लिख देंगे जहाँ स्मॉल b अणुओं का प्रभावी आयतन है। b अणुओं का प्रभावी आयतन है तथा a एक नियतांक है। यानी कि वान डर वाल्स ने वास्तविक गैस समीकरण Pv बराबर RT में दाब के स्थान पे P + a/v स्क्वायर और आयतन V के स्थान पर V - B होगा, ये बताया था। यही वान डर वाल्स का संशोधित समीकरण है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊँगा। कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।